अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं which is called binomial theorem. In short, it is called BT, binomial theorem, or it is called BT. अलजेब्रा का अगेन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लें ताकि अपन चैप्टर स्टार्ट कर पाए। और वो है बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन हेडिंग डाले। नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और लिखिए क्या होता है ये। एन एक्सप्रेशन consisting of two terms with positive or negative sign between them, with positive or negative sign between them is called binomial expression. Is called binomial expression. For example, a plus b, ये हो गया आपका एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन। दो टर्म है, दोनों के बीच में हमने प्लस साइन लगा लिया। या दूसरा एग्जांपल 2x माइनस 3y, या फिर 3/x प्लस 4x, ये दो टर्म हो गए। या फिर इस तरीके से कोई भी दो टर्म है, उनके बीच में प्लस का या फिर माइनस का साइन हो, ऐसे एक्सप्रेशन को आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, एक्सेट्रा। और ऐसे काफी सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो आगे आपने इस चैप्टर में ऐसे ही बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के इंटीग्रल पावर्स पे डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला जो बात हमने यहाँ पर अभी समझा वो है बाई का मतलब होता है टू। तो कोई भी एक्सप्रेशन दो टर्म को कंटेन करे हुए है, उसको अपन बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। प्लस का साइन आए या फिर माइनस का साइन आए बिटवीन टू टर्म्स, तो वो पूरी जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तीन एग्जांपल मैंने आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन के दिए। नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बाइनोमियल थ्योरम तक आज अपन पहुंचेंगे, लेकिन व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, इसकी जरूरत क्या है और क्या होता है, उस पर अपन धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन आप बहुत छोटे से ये बाइनोमियल थ्योरम पर या बाइनोमियल एक्सप्रेशंस पर डिस्कशन करते आए हैं। जैसे कुछ बातें हम यहाँ पर नोट में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और जो मैं आपको बातें लिख रहा हूँ आप उसको देखिएगा, समझिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, और आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्या क्या बातें ऑब्जर्व करी वो बताइएगा थोड़ा। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो आप नोट में
पहली बात ये जानते हैं कि यदि मैं a प्लस बी पे पावर 1 ले लूं, तो मैं a प्लस बी, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिया है, उस पे 1 का पावर लिखा है, तो a प्लस बी पावर 1 को अपन a प्लस बी ही लिखेंगे। सेकेंड थिंग ये है कि व्हेन वी राइट a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत छोटे से आप पढ़ते आ रहे हैं। दी फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये आपने पढ़ा है। थर्ड, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो आप जानते हैं a प्लस बी होल क्यूब के लिए फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b होल क्यूब। नाउ if we have to write the formula for a plus b whole power 4, तो आप में से कोई है जो डायरेक्ट मेरे को a plus b whole power 4 के लिए फॉर्मूला बता सकता है? फॉर्मूला फॉर a plus b whole power 4, यदि मैं 4 का पावर ले लूं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, बोलो मानसी। a to the power 4 वेरी plus गुड, 4 into a to the power 3b वेरी plus गुड, 6 into a to the power 2 b2 sorry b to the power 2 plus 4a b cube plus b to the power 4. very good. So this is the formula for a plus b whole power 4, and a plus b whole power 4, it is given by a power 4 plus it is 4 times of a cube b plus 6 times of a square b square plus 4 times of a b cube, and the last one is b power 4. This is the expansion. This is the formula for a plus b whole power 4. ये a plus b whole power 4 के लिए फॉर्मूला है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। a plus b है, उस पे 4 का इंडेक्स लिया, 4 की पावर ली, तो उसके लिए एक्सपांशन आपका ये आता है। और ओवरऑल यदि अब हियर वी राइट द एक्सपांशन ऑफ, यदि अपन पांचवा देखें, if we have to write the formula for a plus b whole power 5, तो अब ये आप में से कौन बता पाएगा a plus b whole power 5 के लिए फॉर्मूला? the formula for a plus b whole power 5 कोई है? a to the power 5 plus 5 into a to the power 4b plus 10 into a to the power a to the power 3 b square plus 10 a square b cube plus 5 ab to the power 4 plus 5 to the power 5 b to the power 5. ओके, कहाँ से ये बेटा लर्न किया मानसी? सर आपने एकदम फर्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में बताया था। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड, अभी तक याद है, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने अब बिल्कुल भी पहली पुरानी बातें याद नहीं है, आज अपन a प्लस बी पावर 5 तो क्या a प्लस बी पावर 10 का भी एक्सपांशन आप लिखना सीख जाएंगे। और पूरे इस चैप्टर में आपने ऐसे ही एक्सपांशन पे डिस्कशन करना है। तो आज अपन ओवरऑल इसी बात पे डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, व्हेन वी हैव टू राइट a प्लस बी पावर 5, इसका एक्सपांशन यदि हमको लिखना है, इफ वी हैव टू राइट द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी पावर 5, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो आप देखिए, ये जो ऊपर आपने 4 बातें लिखी हैं, इन 4 बातों को यदि आप ऑब्जर्व करें, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है कि यदि मैंने 1 का इंडेक्स लिया है, मतलब यदि 1 की पावर है तो 2 टर्म आए हैं, यदि मैंने 2 का पावर लिया है तो 3 टर्म आए हैं, यदि 3 का पावर लिया है तो 4 टर्म आए हैं, यदि 4 का पावर लिया है तो 5 टर्म आए हैं। तो अब ये पक्की बात है कि यदि मैं 5 का पावर लूंगा तो 6 टर्म आएंगे। तो ये बात बिल्कुल आप एक फाइनली याद रखिए कि a प्लस बी पे जितने का भी इंडेक्स होता है, उसके नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा उससे एक ज्यादा होते हैं। यदि मैं यहाँ पर 99 की पावर लूंगा a प्लस बी पावर 99,
तो a प्लस बी पावर 99 के एक्सपांशन में 100 टर्म आएंगे। हमेशा जो भी पावर है उस पावर से एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म होता है। ये पावर को अपन इंडेक्स बोलेंगे, आगे से पावर को इंडेक्स बोलेंगे। तो यदि इंडेक्स 1 का है तो 2 टर्म आएंगे, 2 का इंडेक्स है तो 3 टर्म, 3 का इंडेक्स है तो 4 टर्म, 4 का इंडेक्स है तो 5 टर्म, और 5 की इंडेक्स है तो 6 टर्म आएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंडेक्स से एक ज्यादा होगा, ये पहली बात। दूसरा बात जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि इन एवरी सक्सेसिव टर्म, जैसा जैसा आप आगे बढ़ते हो, ए का पावर एक एक कम होता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म की पावर एक से रिड्यूस होती है, 1 1 कम होती जाती है। जैसे ए पावर 2 हुआ, फिर ए पावर 1 हुआ, और यहाँ पर ए पावर 0 हो गया। तो फर्स्ट टर्म का पावर एक एक कम होता है। ये देखिए 3, यहाँ पर ए का पावर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे खत्म हो गया। 4 ए का पावर, फिर एक कम हुआ तो 3, फिर एक और पावर कम हुई एक की तो 2, एक और कम हुई तो 1, फिर खत्म। तो ए का पावर मतलब फर्स्ट टर्म का पावर एक से रिड्यूस होता है, और सेकंड टर्म का पावर हमेशा एक से इंक्रीज होता है। फर्स्ट टर्म की पावर एक एक कम होगी, और जबकि सेकंड टर्म की पावर एक एक बढ़ती है। ये देखिए यहाँ बी पावर 0 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। यहाँ बी पावर 0 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। यहाँ बी पावर 0 था, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 4 हो गया। तो फर्स्ट टर्म का पावर एक से रिड्यूस होगा, और सेकंड टर्म का पावर एक एक से इंक्रीज होता है। तो दो बातें ऑब्जर्व करी, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स इंडेक्स एक ज्यादा है, दूसरा फर्स्ट टर्म का पावर एक एक रिड्यूस होता है, सेकंड टर्म का पावर एक एक इंक्रीज होता है। थर्ड, किसी भी टर्म में ए और बी की पावर का सम हमेशा इंडेक्स के बराबर होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ए का पावर 2 है, बी का पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 2 और 0 का सम 2 आएगा। 1 और 1 का सम 2 आएगा, 2 और 0 का सम 2 आएगा। ए और बी की पावर का सम हमेशा इंडेक्स के बराबर होता है। सम ऑफ पावर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इंडेक्स। तो तीन बातें हमारे पास हो गई कि नंबर ऑफ टर्म्स इंडेक्स से एक ज्यादा होगा, फर्स्ट टर्म का पावर एक एक कम होगा, सेकंड का एक एक बढ़ेगा, और किसी भी टर्म में ए और बी की पावर का सम इंडेक्स के हमेशा बराबर होता है। सम ऑफ पावर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑलवेज इक्वल्स टू द इंडेक्स। और एक बात और आप ऑब्जर्व करें कि इक्विडिस्टेंस टर्म्स के जो कोएफिशिएंट हैं वो बिल्कुल सेम आते हैं। जैसे पहले और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम है, सेकंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है, थर्ड और थर्ड लास्ट का कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है। इक्विडिस्टेंस टर्म्स के कोएफिशिएंट हमेशा सेम आते हैं। फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट सेम होगा, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट सेम होगा, एंड सो ऑन। सो ओवरऑल ये बात को ऑब्जर्व करते हुए, यदि मैं if we have to write, यदि अपन a plus b पावर 5 का एक्सपांशन लिखना चाहते हैं, तो अपन को ये पता है कि इसके एक्सपांशन में टोटल 6 टर्म आएंगे, इंडेक्स से एक ज्यादा। पहला टर्म क्या होगा, a पावर 6 आएगा। सेकंड टर्म में a का पावर 5 हो जाएगा, b का पावर 1। थर्ड टर्म में a का पावर 4, b का पावर 2, a का पावर 3, b का पावर 3। हमेशा आप ऐड करके देख लें, सम ऑफ पावर्स ऑफ, सॉरी 6 से कहाँ स्टार्ट हो गया सर 5 से ये नहीं पावर 5, ठीक है। a का पावर 5 से स्टार्ट होगा, अगले टर्म में a पावर 4, b पावर 1, a पावर 3, b पावर 2, a पावर 2, b पावर 3, a b पावर 4, और लास्ट टर्म आएगा आपका b पावर 5। तो टोटल 6 टर्म है।
और वो 6 टर्म अपन ने ऐसे ही लिखे हैं, फर्स्ट टर्म की पावर एक एक कम कर दी, सेकंड टर्म की पावर एक एक बढ़ा दी, और ए और बी की पावर्स का सम कर रहे हैं तो हमेशा 5 आ रहा है। इतनी बातें तो अपन ने लिख दी। ऐसे ही अपन a प्लस बी पावर 6 का एक्सपांशन लिख सकते हैं, बट अभी ये एक्सपांशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इनके सामने के कोएफिशिएंट अभी नहीं आए। भाई ये तो फॉर्मूला अपन को 3 तक लर्न था, यदि अपन को 4 का फॉर्मूला बनाना है तो 4 को अपन ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी। मतलब 4 को 3 और 1 में ब्रेक कर दो, या 4 को आप 2 और 2 में ब्रेक कर सकते हो। मतलब इस फॉर्मूला को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 4 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन वो काफी लेंदी है। आप प्रोडक्ट करो फिर एडजस्टमेंट करो तो काफी लेंदी होगा। तो बजाय ये सब के a प्लस बी पावर 5 का जब अपन ने एक्सपांशन लिखना है तो शुरुआत अपन ने a पावर 5 से करी और नंबर ऑफ टर्म्स 6 लिखे हैं। फर्स्ट टर्म का पावर एक एक कम किया, सेकंड टर्म का पावर एक एक बढ़ाया, उस तरीके से अपन ने लिख दिया। अब मेन अपनी जो मुद्दा रह गया वो ये रह गया कि इनके कोएफिशिएंट्स क्या लिखे जाएंगे। सो इनके कोएफिशिएंट लिखने के लिए एक बात जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो देखें, यदि आपने इंडेक्स 1 का लिया है तो 2 टर्म आएंगे और दोनों के कोएफिशिएंट आपके 1 1 है। मतलब यदि मैं यहां पर इंडेक्स लिखूं और यहां पे कोएफिशिएंट लिखूं, और ये बात को अब आप देखें तो यदि आपने इंडेक्स 1 का लिया है मतलब a प्लस बी पावर 1 लिया है तो 2 टर्म आए हैं और दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 है। यदि इंडेक्स 2 का लिया है तो कोएफिशिएंट आपका 1 2 1 आया है, 1 2 1। यदि इंडेक्स आपने 3 का लिया है तो कोएफिशिएंट आपके 1 3 3 1 आए, देखो 1 3 3 और 1। यदि आपने कोएफिशिएंट 4 का लिया है तो सॉरी इंडेक्स 4 का लिया है तो कोएफिशिएंट आपको 1 4 6 4 1 मिलेगा, 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो अब यदि आप इंडेक्स 5 का लेते हो तो कोएफिशिएंट आपके क्या आएंगे? तो ये जो कोएफिशिएंट निकाले हैं एक्चुअली ये जो आपका कहलाता है दिस इज कॉल्ड द पास्कल ट्रायंगल। क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि भाई फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट तो सबके सेम है 1 1 1, लास्ट टर्म के भी कोएफिशिएंट सबके सेम है 1 1 1। अब बीच वाले कैसे निकालेंगे? तो यदि मैं ये 1 और 1 को ऐड करता हूं तो मेरे को 2 मिलता है, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ऐसे ही 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 1 और 3 का सम 4 आता है, 3 और 3 का सम 6 आता है, 3 और 1 का सम 4 आता है। मतलब यदि मैं 5 का इंडेक्स लिखूंगा तो मेरे जो कोएफिशिएंट आएंगे पहला तो 1 आएगा, फिर ये 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, फिर ये 4 प्लस 6 कितना 10, फिर ये आएगा 10, फिर ये आएगा 5 और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 1। मतलब यदि मैं इसके कोएफिशिएंट लिखना चाहूं तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट 1 आएगा, अगले टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा 5 1 प्लस 4, अगले टर्म का 4 प्लस 6 और अगले टर्म का 6 प्लस 4 और अगले टर्म का 4 प्लस 1 और लास्ट टर्म का तो 1 ही आता है। ये हो गया आपका एक्सपेंशन कंप्लीट। तो ये ट्रायंगल को अपन अगले पेज में बनाएंगे जिसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन बताने के लिए इसको अगले पेज पे अपन ले जा रहे हैं। फिलहाल आप ये देखो कि नाउ हियर वी आर कैपेबल टू राइट the expansion of a plus b power 6 also, but
ये देखिए फर्स्ट थिंग तो ये है कि यदि अब मैं a प्लस b पावर 6 लिखना चाहता हूं, तो अब मेरे को ये जानकारी में पता है कि 6 का इंडेक्स है तो 7 टर्म आएंगे। पहली बात, सबसे पहला टर्म उसका कोएफिशिएंट 1 आएगा और वो होगा a पावर 6। अब कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 प्लस 5 मतलब 6। a पे पावर 1 कम हो जाएगी, b पे पावर 1 बढ़ जाएगी। अगले टर्म का कोएफिशिएंट आएगा 5 प्लस 10 15। a पावर 4 हो जाएगा, b पावर 2 हो जाएगा। 10 प्लस 10 20। a पावर 3 हो जाएगा, b पावर 3 हो जाएगा। अगले टर्म का कोएफिशिएंट, अब ये रिवर्स होने लगेंगे। 20 तक पहुंचने के बाद अब ये फिर से 15 आएगा। आप चाहो तो ऐड करके देख लो, a पावर 2 b पावर 4, फिर आएगा आपका 5 प्लस 1 मतलब 6, a पावर 1 b पावर 5 और लास्ट टर्म आपका b पावर 6 आएगा। So here we write the expansion of a plus b पावर 6। अब आप इसमें और एक बात देखें कि when we have to write the expansion of a plus b पावर 7, यदि मैं a plus b पावर 7 का एक्सपांशन लिखने जाऊं तो टोटल 8 टर्म आएंगे और आप इसको देख देख के 7 का एक्सपांशन लिख सकते हो। पहली टर्म आएगी a पावर 7, अगली टर्म आएगी 7 a पावर 6 b पावर 1 और अगला टर्म आएगा 21 a पावर 5 b पावर 2 एंड सो ऑन। आप कोएफिशिएंट लिख सकते हो। बस क्या करें, 3-4 बातें आपने याद रखनी है। हमेशा याद रखें, नंबर ऑफ टर्म इंडेक्स से एक ज्यादा होगा। दूसरी बात, फर्स्ट टर्म का पावर एक एक कम और सेकंड टर्म की पावर एक एक बढ़ेगी। यदि कंफ्यूजन होता है तो हर टर्म में आप a और b की पावर्स ऐड करके देख लो, हमेशा 6 के बराबर होना चाहिए। a और b की पावर हमेशा सम हमेशा इंडेक्स के बराबर आपको देगा। और लास्ट थिंग, एक और बात कि इक्विडिस्टेंस टर्म्स के कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम आते हैं। पहले और लास्ट का 1-1 है, सेकंड का 6, सेकंड लास्ट का 6 है कोएफिशिएंट, थर्ड और थर्ड लास्ट का 15 है, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का जो कोएफिशिएंट है वो 20 है। तो इतनी बातों से आप चेक कर सकते हो कि आपने एक्सपांशन सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगली बात ये है कि ये जो कोएफिशिएंट लिखे गए हैं, ये आप प्रीवियस एक्सपांशन को देख के ये कोएफिशिएंट लिख सकते हो। तो पहले तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इतनी बात में आपके कोई क्वेरी, कोई डाउट है, कोई सवाल है, प्रश्न है तो उसको पूछ लीजिए। चलिए सेकंड पेज। सर अगर प्रीवियस एक्सपेंशन नहीं रहा और बड़ा वाला नंबर मिल गया तो? क्या बोले? प्रीवियस एक्सपेंशन नहीं रहा और बड़ा नंबर मिल गया तो? तो बताओ फिर क्या करोगे? बताओ। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो क्वेश्चन है वो भी आप समझ लें, लेकिन बिफोर दिस आपने जो अभी ये बनाया कोएफिशिएंट, पास्कल ट्रायंगल इसको अपन बोलेंगे। और ये पास्कल ट्रायंगल की लिमिटेशंस आपको बता देते हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इंडेक्स है, यहां पर कोएफिशिएंट्स है। तो जो आपको अभी बनाया था वही बना रहे हैं यहाँ पर कि आपने यदि इंडेक्स 1 का लिखा है तो कोएफिशिएंट आपके 1-1 आते हैं, 2 ही टर्म मिलते हैं। इंडेक्स यदि 2 का है तो कोएफिशिएंट आपके 1, 2 और 1 आते हैं। यदि इंडेक्स आपने 3 का लिखा है तो कोएफिशिएंट 1, 3, 3 और 1 आएंगे। इंडेक्स 4 का है तो कोएफिशिएंट आपके 1, 4, 6, 4, 1 आएंगे। तो इसको देखते हुए इसको हमने पास्कल ट्रायंगल इसलिए बोला
क्योंकि फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट तो सभी के 1 है, लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट भी 1 है और बीच वालों की जो सम है, आप 1 के इंडेक्स की हेल्प से सेकंड के इंडेक्स के कोएफिशिएंट बता सकते हो। ये 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 3 आता है, ये 2 + 1 का वैल्यू 3 आता है, ये 1 + 3 का वैल्यू 4 आता है, ये 3 + 3 का वैल्यू 6 देगा और ये 3 + 1 आपको 4 देगा। इस कारण ये टेबल को हमने पास्कल ट्रायंगल बोला। So now here we are capable to write the expansion of any index of binomial expression, but ये हम तभी लिख सकते हैं जब आपको प्रीवियस वाला पता हो। यदि मेरे को 4 का एक्सपांशन पता होगा तो मैं फिर 5 का a + b⁵ का एक्सपांशन आपको बड़े इजीली लिख सकता हूं। यदि 5 की इंडेक्स मेरे को पता है तो मैं 6 के लिए एक्सपांशन लिख सकता हूं। मतलब यदि आपको a + b⁵ का एक्सपांशन लिखना है, इफ यू हैव टू राइट द एक्सपांशन ऑफ a + b⁵ तो ये पास्कल ट्रायंगल की लिमिटेशन ये है कि आप उसको तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको a + b⁵ ना पता हो। मतलब जब तक प्रीवियस वाला नहीं पता होगा तब तक आप आगे वाला नहीं लिख सकते हो। मतलब a + b⁵ का एक्सपांशन लिखने के लिए मेरे को a + b⁵ रिक्वायर्ड होगा, a + b⁵ लिखने के लिए मेरे को a + b⁵ रिक्वायर्ड होगा, a + b⁵ लिखने के लिए मेरे को a + b⁵ रिक्वायर्ड होगा, एंड सो ऑन। मतलब जब तक मेरे पास सारे एक्सपांशन ऊपर के नहीं होंगे तब तक मैं a + b⁵ नहीं लिख सकता हूं। ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। और अपनी हालत और खराब हो जाएगी when we have to write the expansion of a + b⁵99। यदि मेरे को a + b⁵99 लिखने आ गया तब तो फिर आपको जो पास्कल ट्रायंगल है पूरी बिल्डिंग में बनाना पड़ेगा। 98 तक आपको पास्कल ट्रायंगल्स की वैल्यूज चाहिए, 98 इंडेक्स तक, तब जाके आप 99 के एक्सपांशन के कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हो बाय दिस मेथड। इसलिए बहुत छोटी पावर्स के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए ठीक है अपन ये पास्कल ट्रायंगल बना लेंगे, लेकिन जब आपका इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, तब ये पास्कल ट्रायंगल टोटली फेल हो जाता है। तब मेहनत आपको बहुत ज्यादा लगेगी, एक सवाल में 3 घंटा आपको लग जाएगा। तो a + b⁵99 या a + b⁵1000 या a + b⁵n, n इज एनी नेचुरल नंबर, ये एक्सपांशन लिखने के लिए इससे तो बात हमारी नहीं बन रही, हमने कुछ और करना पड़ेगा। तब अब इसको अपन एक नई बात से रिप्लेस कर रहे हैं और वो आप यहां पर समझिए, ठीक है। So if we have to write the expansion of a + b⁵ any index which is more than 3, 4, so और अपन को ऐसा भी लिखना है कि डायरेक्ट भाई एक लाइन में मेरे को a + b⁵99 लिखने आए तो मैं बिल्कुल एक सांस में उसको लिख जाऊं। आज अपन वो भी सीखेंगे, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुछ हमको और रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अब मैं उन बातों पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अभी तक अपन ने बाइनोमियल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने a + b⁵ 1, 2, 3, 4, 5 तक के एक्सपांशन लिखे हैं और उनके जो कोएफिशिएंट है वो अपन पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो वो पास्कल ट्रायंगल मैंने आपके सामने लिखा है, लेकिन ये पास्कल ट्रायंगल्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी हेल्प से अपन बहुत ज्यादा हायर पावर के इंडेक्स के एक्सपांशन नहीं लिख सकते हैं। तो अब अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जब पावर्स हायर आएंगे, इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए कुछ बातें अपन को रिक्वायर्ड है। तो पहले वो बेसिक मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल, वो अपन पहले इकट्ठा कर लेते हैं और फिर से अपन इस एक बात पर आएंगे। सो बिफोर दिस अपन ने एक बात, अब जो यहाँ पर इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। और अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं। तो देखिए मेरे पास यदि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, A और B 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन 2 ऑब्जेक्ट्स A और B में से ये बातें अब अपन कुछ
नोट में आप याद रखिएगा, कुछ इंट्रोडक्शन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास यदि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, और इन दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को मेरे को सिलेक्ट करना है। मान लो ये दो बच्चे हैं, एक का नाम ए से शुरू होता है, एक का नाम बी से शुरू होता है, ठीक है। अब्बा डब्बा, ये अब्बा बब्बा, ये दो बच्चे हैं, इनमें से किसी एक को मेरे को सिलेक्ट करना है, किसी एक को मेरे को सिलेक्ट करना है, दो में से एक कोई चूज करना है, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास तरीके कितने होंगे? मेरे पास दो तरीके होंगे। इन दो में से किसी एक बच्चे को चूज करने के लिए 1 आउट ऑफ 2, दो में से एक बच्चा सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी? तो मेरे पास दो चॉइसेस होंगी। यदि मेरे को दो में से दोनों ही बच्चे सिलेक्ट करने हैं, ए और बी नाम के दो बच्चे हैं, और इन दोनों बच्चों में से मेरे को दोनों को ही सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास तरीके कितने होंगे? एक ही तरीका। दो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे और आपको बोला गया दोनों सेलेक्ट करना है, तो फिर आप एक ही तरीका होगा जिससे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। यदि दो बच्चे हैं, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ए सिलेक्ट करोगे या तो आप बी सिलेक्ट करोगे, तो नंबर ऑफ वेज 2 हो जाएंगे। तो अब इनको मैथमेटिक्स में अपन कैसे लिखते हैं, तो एक चैप्टर अपन इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां पर ये बातें डिस्कस की जाती हैं, लेकिन बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट इस चैप्टर की है हमारी, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैथमेटिकली तो ये 1/2 का मतलब हो गया दो में से एक सिलेक्ट करना है, दो में से दो सिलेक्ट करना है। उस पर्टिकुलर चैप्टर में, पी एंड सी के चैप्टर में, इस बात को अपन ऐसा लिखेंगे, दो में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो उसको मैं लिखूंगा 2C1, लिखूंगा 2C1। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऊपर है, जितने सिलेक्ट करना है वो नीचे। दो में से कितने सिलेक्ट करना है? एक, तो उसको अपन क्या लिखेंगे? 2C1, और 2C1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 2। यदि मेरे को दो में से दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? 2C2। ठीक है। सो दो ऑब्जेक्ट्स में से एक सिलेक्ट करना है, उसको ऐसा डिनोट करेंगे, वैल्यू ये आएगी। दो ऑब्जेक्ट्स में से दोनों सिलेक्ट करना है, उसकी वैल्यू ये आएगी, ऐसे डिनोट करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और बातें मैं इस पे अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये पास्कल ट्रायंगल अपन एक बार और ही बनाएंगे आगे चल के, लेकिन पहले ये बातों पे डिस्कशन खत्म कर लें। अब अगली बात देखिए, अब देखिए यहाँ पर दो के बजाय मैं यदि तीन ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, दूसरी बात अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट मेरे को तीन में से सिलेक्ट करना है। मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी नाम के, और इसमें से मेरे को केवल एक ही सिलेक्ट करना है। तो तीन में से एक को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने होंगे? 3, और उसको अपन क्या लिखेंगे? 3C1। ऐसे ही मेरे को तीन में से दो ऑब्जेक्ट्स यदि सिलेक्ट करना है, मेरे पास ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मेरे को दो सिलेक्ट करना है। एट द सेम टाइम दो ऑब्जेक्ट मेरे को सिलेक्ट करना है, तो उसकी जो वैल्यू, उसके नंबर ऑफ डेज आएंगे वो भी 3 आते हैं, उसको अपन 3C21। और यदि मेरे को तीन में से तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन में से तीनों सिलेक्ट करना है, तो उसके तरीके आपके एक ही होते हैं, 3C3। ये देखिए कैसे, तीन में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास तीन ही वे होंगे, या तो मैं ए सिलेक्ट करूंगा, या बी करूंगा, या सी करूंगा, तीन वे आएंगे। तीन में से दो सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास अगेन तीन चॉइसेस हैं, ए बी, ए सी, या फिर बी सी, तीन चॉइसेस होंगे। और तीन में से तीनों ही सिलेक्ट करना है, तो फिर मेरे पास एक ही तरीका है, तो 3C3 का वैल्यू कितना आएगा? 1। एक और तरीके से आप समझ लें, मान लो मैं तीसरा केस ले लेता हूं। अब मेरे पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 4।
कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 4 ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास? 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। 4 में से मैं कितने सिलेक्ट करूंगा? 1। कितने सिलेक्ट करूंगा? 2। कितने सिलेक्ट करूंगा? 3। कितने सिलेक्ट करूंगा? 4। तो ये तो आप जानते हो कि इसकी वैल्यू 4 आएगी जब एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। ये तो आप जानते हो इसकी वैल्यू 1 आएगी जब चारों ही सिलेक्ट करना है। अब मेरे को 4 में से 2 ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम सिलेक्ट करना है, तो उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 6। कौन कौन से वे होंगे? 4 में से 2 लेने, तो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी, टोटल 6 आएंगे। 4 में से 2 सिलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने होंगे? 6। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास 4 ही वे होंगे। 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो ये नोटेशन देंगे, वैल्यू 4 आती है। कैसे आती है? कौन कौन से 4 तरीके होंगे? 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो या तो मैं ए बी सी लूंगा, या फिर ए बी डी लूंगा, या फिर ए सी डी लूंगा, या फिर बी सी डी लूंगा। 4 ही तरीके मेरे पास। तो 4 में से 1 को सिलेक्ट करने के तरीके 4, 4 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके 6, 4 में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है तो 4 तरीके होंगे, 4 में से 1 को सिलेक्ट करना है तो मेरे पास 1 ही तरीका। और ओवरऑल अब आप देखें, इतनी बातों को यदि आप ऑब्जर्व करें तो ये कुछ बात आप हमेशा याद रखना, जो मेन थिंग हो गई है अब आपके पास, कि मेरे पास यदि n ऑब्जेक्ट्स हैं और n में से मेरे को केवल एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज n होते हैं, है कि नहीं? मेरे पास यदि 2 ऑब्जेक्ट्स में थे ए बी और 2 में से केवल मेरे को एक सिलेक्ट करना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2। 2C1 का वैल्यू 2 आया, 4C1 का वैल्यू 4 आया, 3C1 का वैल्यू 3 आया, तो NC1 का वैल्यू कितना आएगा? n। n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से केवल एक सिलेक्ट करना है तो n वेज होंगे। n में से n सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज 1 है। ये देखो 2C2 दोनों सेम है तो 1 आता है, 4C4 का वैल्यू 1 आया, 3C3 का वैल्यू 1 आया, 5C5 का वैल्यू 1 आएगा, 10C10 का वैल्यू 1 आएगा, NCN का वैल्यू 1 आएगा। और एक बात, NC0 यदि मेरे को कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज 1 होगा। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। ये है नोटेशन। अब इतनी बात का यूटिलाइजेशन ये है कि विद द हेल्प ऑफ दिस आप अब a प्लस बी पावर में कितने इंडेक्स पूछ लूं आप सारे ही बता दोगे। कैसे बताओगे? तो वो अब मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बोलो आयुष, क्या डाउट है? सर वो जो सी है वो किसको डिनोट करता है? C denotes for combination and its meaning is selection। तो जैसा मैंने आपको दिया नोटेशन की, अगला जब चैप्टर आएगा P एंड C, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां पर C जो है वो C डिनोट करता है सिलेक्शन को, कि आपने n में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो C फॉर कॉम्बिनेशन होता है एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। आप जब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर 2 नोटेशन आपको देखने को मिलेंगे, C और P। जब अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये चैप्टर पढ़ेंगे, परम्यूटेशन का P एंड कॉम्बिनेशन का C, तो इसलिए चैप्टर को अपन बोलते हैं P एंड C। और वहां पर आप ये 2 नोटेशन पढ़ेंगे, परम्यूटेशन में NP1 लिखते हैं और कॉम्बिनेशन में NC1 लिखते हैं। और कोई डाउट किसी को? तो आप इन बातों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें और नोट कर लें, क्योंकि अब जो पास्कल ट्रायंगल है वो पास्कल ट्रायंगल की वैल्यूज को मैं इन वैल्यूज से रिप्लेस कर रहा हूं। और एक बार आपने इनसे उनको रिप्लेस कर दिया तो फिर आप किसी भी इंडेक्स के एक्सपांशन को लिखने के लिए कैपेबल हो जाएंगे।
ये बातें जरूर ध्यान रखना। यदि सफिक्स 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, सफिक्स वही है सेम तो 1 आता है, और सफिक्स 1 है तो फिर वैल्यू कितनी आती है, n। इतनी बातें और इन बातों की हेल्प से जो आपने पास्कल ट्रायंगल बनाया था, थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूं कि जो पास्कल ट्रायंगल में सबसे पहली बात आपने लिखी थी इंडेक्स 1 का हो तो कोएफिशिएंट आपने कितने लिखे थे, 1 1। यदि इंडेक्स 2 का है तो कोएफिशिएंट आपने क्या लिखे थे, 1 2 1, ऐसे ही लिखा था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वाले 1 को मैं लिख दूंगा 1C0 और ये वाले 1 को मैं लिख दूंगा 1C1, क्योंकि 1C0 का भी वैल्यू 1 होता है और 1C1 का वैल्यू भी 1 होता है। ये जो 1 है इसको मैं लिखूंगा 2C0, ये जो 2 है इसको मैं लिखूंगा 2C1 और ये जो 1 है इसको मैं लिखूंगा 2C2। जो अब आपका पास्कल ट्रायंगल में 3 इंडेक्स था उसमें आपने कोएफिशिएंट लिखे थे 1 3 3 1, तो ये 1 को अपन क्या लिखेंगे, 3C0 3C1 3C2 3C3। देखो ये वैल्यू 3 वाली, 3C1 की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो मैंने 3 की जगह 3C1 लिखा। 3C2 का वैल्यू भी 3 होता है तो मैंने इस 3 की जगह 3C2 लिखा। 3C3 का वैल्यू 1 होता है तो इस 1 की जगह मैंने 3C3 लिखा। और अपन जानते हैं NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो अपन इनसे इनको रिप्लेस कर देंगे। और एक बार जब आप पास्कल ट्रायंगल में इन बातों से उनको रिप्लेस करेंगे तो अब आपके लिए पास्कल ट्रायंगल बड़ा आसान हो जाएगा और कोई भी एक्सपांशन लिखना भी बड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए अब इस पेज को मैं हटा रहा हूं, 4th पेज पे आप बात समझिए। So once again we draw the table of Pascal triangle. तो देखिए फिर से वही पास्कल ट्रायंगल, यहां पर इंडेक्स, यहां पे कोएफिशिएंट्स, ये आपका टेबल। और यदि आप इंडेक्स अब 1 का लेते हो तो कोएफिशिएंट आप 1 और 1 लिखते हैं। यदि इंडेक्स आप 2 का लिखते हैं तो कोएफिशिएंट आप 1 2 1 लिखते हो। यदि इंडेक्स आप 3 का लिखते हैं तो कोएफिशिएंट आप 1 3 3 1 लिखते हो। यदि इंडेक्स आपने 4 का लिखा तो कोएफिशिएंट 1 4 6 4 1। यदि कोएफिशिएंट आप 5 का लिखते हो तो ये 1 5 10 10 5 1, और इसके आगे अपन नहीं लिख रहे, इतने पे खत्म कर देंगे। अब देखिए अभी दिक्कत ये हो गई थी कि इस पास्कल ट्रायंगल की लिमिटेशन थी, लेकिन जब आप इन वैल्यूज को इनसे रिप्लेस कर दोगे, इस 1 को मैं 1C0, इस 1 को मैं 1C1 लिख सकता हूं, ये 1 को मैं 2C0 2C1 2C2 लिख सकता हूं, 3C0 3C1 3C2 3C3 लिख सकता हूं, 4C0 4C1 4C2, एक एक बढ़ाते जाओ, 4C3 4C4 लिख सकते। कैन बी रिटन 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 and this one is equals to 5C5. सो अब आप देखिए कि मेरे को अगले वाले इंडेक्स की कोएफिशिएंट लिखने के लिए प्रीवियस वाले की जरूरत अब नहीं है।
कि जब मेरे को 6 का इंडेक्स के लिए लिखना है तो अपन जानते हैं 6 के इंडेक्स के लिए कोएफिशिएंट कितने आएंगे, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो वो मेरा a प्लस बी पावर 6 का एक्सपांशन हो जाएगा। मतलब अब इसकी हेल्प से if we have to write the expansion of a plus b पावर 6, तो मेरे को 5 की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। स्टार्ट में किससे करूंगा, 6c0 a पावर 6 b पावर 0, 6c1 a पावर 5 b पावर 1, 6c2 a पावर 4 b पावर 2, 6c3 a3 b3, 6c4 a2 b4, 6c5 a b power 5, 6c6 a power 0 b power 6, and this is the expansion of a plus b power 6। अब मैं यदि आपसे a plus b power 10 भी पूछूं तो आप लिख सकते हो a plus b power 10 कितना होगा, 10c0 a power 10 b power 0, फिर आएगा 10c1 a पावर 9 b पावर 1, 10c2 a पावर 8 b पावर 2, and the last term is 10c10 a power 0 b power 10। So now you are capable to write the expansion of any index। If you have to write a plus b power 100 वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि 100 का यदि इंडेक्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स 101 होंगे। फर्स्ट टर्म का पावर एक एक कम होगा, सेकंड टर्म का पावर एक एक बढ़ेगा। और मेन जो बात आती है कि हाउ वी राइट द कोएफिशिएंट, तो अब मैं कोएफिशिएंट को यदि a प्लस बी पावर 100 के कोएफिशिएंट मैंने को लिखने हैं तो अपन जानते हैं वो a प्लस बी पावर 100 के कोएफिशिएंट 100c0, 100c1, 100c2 से लगा के 100c100 पे खत्म हो जाएंगे। अब बस एक बात ये दिक्कत आएगी कि मेरे को यदि ये 63 का वैल्यू कितना होता है, यदि ये पता करना है कि इसकी जगह पर नंबर क्या आएगा, तो मेरे को ये पता करना है यदि कि 63 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो एक बात मैं यहाँ पर अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से समझ लें। तो आप देखिए, नेक्स्ट बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, मान लो अब इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यदि मेरे को 6c3 का वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका वैल्यू निकालने का तरीका आप समझिए। आप क्या करेंगे, एक एक कम करके 3 बार लिखेंगे, 3 है ना, तो 6 में से एक एक कम करिए, 6 लिखिए, 5 लिखिए और 4 लिखिए। कितनी बार लिखना है, 3 टर्म्स लिखने जो डिनोमिनेटर है, डिवाइडेड बाय 3, 2, 1, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 20 आ जाएगा। मतलब 63 का वैल्यू 20 होगा। यदि आपको 62 कैलकुलेट करना है तो 62 का वैल्यू कितना आएगा, 6 इंटू 5/2 इंटू 1, और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये 15 दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10c3, यदि मेरे को 10c3 का वैल्यू निकालना है तो 10c3 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, एक एक कम करके 3 बार लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, और नीचे 3, 2, 1, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 3, 3 जा 9, 2, 4 जा 8, और आपका आंसर है 120। मान लो if we have to write the value of, if we have to find the value of 10c4, तो आप क्या लिखेंगे, एक एक कम करके 4 बार, 10, 9, 8, 7, और नीचे 4, 3, 2, 1, सो ये 4, 2 जा 8,
3 3 का 9 और आंसर आपका 210 आएगा। tan C4 का वैल्यू 210 डिग्री आएगा, सॉरी 210 आएगा। तो इस तरीके से आप किसी नंबर की वैल्यू सर अगर 10C9 वो भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो अभी। अब यदि आपको tan C, देखिए इसमें आपने एक चीज ये पढ़ी कि ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट बिल्कुल बराबर होते हैं, फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम होएगा। तो 6C0 6C6 के बराबर होगा, 6C1 65 के बराबर होगा, 6C2 64 के बराबर होगा, 6C3 63 के बराबर होगा। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन जो है यहाँ पर यदि निकल के आया, तो यदि आप 10 के लिए यदि बात करें a प्लस बी पावर 10 का इंडेक्स हो, तो पहली बात तो आपकी ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, यदि मैं 10 के इंडेक्स के लिए कोएफिशिएंट लिखूंगा तो कोएफिशिएंट क्या आएंगे? tan C0, tan C1, tan C5, tan C8, tan C9, tan C10। अब कौन कौन से बराबर होंगे? तो tan C0 जो है वो tan C10 के बराबर होगा, tan C1 किसके बराबर होगा? tan C9 के बराबर होगा, tan C2 किसके बराबर होगा? तो tan C8 के बराबर होगा, tan C3 किसके बराबर होगा? तो tan C7 के बराबर होगा, tan C4 किसके बराबर होगा? तो tan C6 के बराबर होगा, और tan C5 तो tan C5 के बराबर होगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंस टर्म्स के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। सो if we have to write the value of tan C9, so in place of finding tan C9 we find the value of tan C1। मतलब ओवरऑल जो तीसरी बात आपकी समझ में ध्यान में आ गई वो ये कि NCR यदि मेरे को निकालना है तो मैं उसको NCN माइनस R लिख सकता हूं, दोनों बातें बराबर होती हैं। ये देखो, यदि मैं इसको tan और इसको 1 ले लूं तो ये tan tan 1 मतलब कितना हो जाएगा? tan C9। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। तो यदि ज्यादा बड़े नंबर आए, मतलब ये वाला जो नंबर है नीचे वाला सफिक्स, ये इसके हाफ से ज्यादा है, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला लगा देना। मतलब यदि ये r की वैल्यू, ये वाली r की वैल्यू n/2 से ज्यादा है, हमेशा वी यूज दिस फॉर्मूला। जैसे मैं tan C6 बोलूं तो tan C6 निकालने के बजाय अपन tan C tan -6 मतलब tan C4 कैलकुलेट करते हैं। तो tan C6 और tan C4 की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है। तो अगली बात अपनी ये हो गई, और एक्चुअली होता ये है कि ये जो फॉर्मूला लिखा है 4, इसका आप वैल्यू याद रखो कि जैसे tan C3 लिखा है तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। मतलब क्या लिखना है? 10 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 10 - 3 का फैक्टोरियल। एक बार इसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, इसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, और इन दोनों को सबट्रैक्ट करके फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप जानते ही हैं, आपको बताया। तो ये 10 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को अपन कितना लिख सकते हैं? 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल उड़ जाता है। तो अब ऊपर क्या बचा? 10 9 8 और नीचे क्या आया? 3 2 1। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। एक्चुअल तरीका जो है वो ये है। tan C3 का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन जब आप ऐसे करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आपको ये डायरेक्ट मैंने सिखा दिया कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan C3, तो अपन एक एक कम करके 3 बार लिखेंगे, नीचे 3 2 1। इसको नोट कर लीजिए। अब आपके कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो उसको पूछ लें। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस
तो आप उसको पूछ सकते हैं। अभी कोई मन में सवाल आ रहा है तो देखिए, आज अपन ने जो किया वो ओवरऑल मैंने एक आपके पास रॉ मटेरियल इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है। कुछ बेसिक बातें आज की मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। अब इन बेसिक सारी बातों को कंबाइन करके कल से आपका एक्चुअल जो बाइनोमियल थ्योरम है वहां से अपन इसको स्टार्ट दे देंगे। आज अपन ने बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझा, उसके बाद अपन ने a प्लस बी पावर 1 2 3 4 5 के एक्सपांशन लिखे, उसके बाद हमने कुछ पास्कल ट्राइंगल आपके साथ डिस्कस किया, उसके बाद पास्कल ट्राइंगल की वैल्यूज को मैंने tan C0 ये NC0 NC1 NCN से रिप्लेस किया, और उसके बाद आपको मैंने एक एक्सपांशन लिख के बताया कि a प्लस बी पावर 6 अब अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, और उसमें जो मेरे को यदि 6C3 की जरूरत पड़ी तो वो 6C3 मैं कैसे निकालूंगा तो वो मैंने आपको बताया। साथ में ये बताया कि यदि tan C9 आपको कैलकुलेट करना है तो इन प्लेस ऑफ फाइंडिंग tan C9 वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan C1 बोथ आर सेम। मतलब ये फॉर्मूला अपन तब लगाते हैं जब r का वैल्यू n/2 से बड़ा होता है। एंड एक्चुअल ये फॉर्मूला बना कैसे, तो tan C3 के लिए एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ये है, और इसको जब अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तब अपन जाके यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये कुछ बहुत बेसिक बातें आज अपन ने डिस्कस करी। कल अपन इसको फिर से एक बार रिवाइज करके और एक्चुअल अपना बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट फॉर्मूला आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय Bye, sir. बाय एवरीवन।